तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही थी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होता है ठोस अवस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लेक्चर नंबर फर्स्ट भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप लोग चैप्टर में आगे समझ नहीं पाओगे चीज़ों को। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले पहला लेक्चर देख लेना यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। फिर हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, और साथ ही में बायोलॉजी का भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ में। और साथ ही में आपको यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा, नंबर हमारा हो जाता है 9793 440081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग वीडियो की बात कर लेते हैं, और लेक्चर नंबर सेकंड में जो लोग महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, आइए हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने किन चीज़ों को पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने पदार्थ के बारे में समझा था, फिर पदार्थ के प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने छोटी-छोटी परिभाषाओं के माध्यम से उनको भी समझ लिया था। और फिर हम लोगों ने समझा था, क्योंकि ठोस से रिलेटेड हमारा चैप्टर है, तो इसीलिए ठोस अवस्था के जो सामान्य लक्षण होते हैं उनके बारे में समझा। और फिर हम लोगों ने ठोसों का वर्गीकरण किया था, जिसमें आपके 2 ठोस निकल कर के आए थे। पहला था आपका क्रिस्टलीय, दूसरा आपका था अक्रिस्टलीय। फिर हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा को देखा, उपयोग को देखा, और फिर हम लोगों ने अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा एवं उसके उपयोग को भी देख लिया था। अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं क्या? अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, क्योंकि ये जो अंतर का जो टॉपिक है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाता है इसी प्रकार से। इसीलिए मैं यहाँ पर अंतर लेकर के आ गया हूँ, ताकि आप लोग की अगर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से कर पाओ। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दो, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। फिर हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर हेडिंग लगाना है अंतर का आधार, यानी कि अगर हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर कर रहे हैं तो उसका आधार क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे अंतर का आधार, फिर इधर आप लोग क्रिस्टलीय ठोस लिख दो, इधर आप लोग अक्रिस्टलीय ठोस लिख दो। फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर का आधार है वो आपका है आकृति। क्या है? आकृति। तो यदि हम लोग आकृति की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो आकृति में उसकी निश्चित एवं नियमित आकृति होती है। जैसा कि मैं आपको जब क्रिस्टलीय ठोस को बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित एवं नियमित आकृति होती है। वहीं पर यदि हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो इसका कोई भी एक निश्चित या नियमित आकृति नहीं होती है, या अनिश्चित होता है। ये किसी प्रकार से भी बन सकता है। तो इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है? ये आपका अनिश्चित होता है। और वहीं पर क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो ये आपका निश्चित एवं नियमित होता है। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट आपका इसमें दिया गया है कि अवयवीकरणों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, हमको ये बताना है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, यानी कि जो इनके अवयवीकरण होते हैं वो निश्चित व्यवस्था में एक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, इसीलिए हम लोग उसको एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था बोलते हैं। वहीं पर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो इसकी कोई भी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। तो इस प्रकार से दो पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब इसमें आपका तीसरा पॉइंट होता है गलनांक एवं क्वथनांक से रिलेटेड। तो वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस का तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसका गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है। अब चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा चौथा पॉइंट दिया गया है विदलन गुण के बारे में। तो विदलन गुण के बारे में समझना है तो आप लोग समझेंगे कि जब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले चाकू से काटते हैं तो सतह जो होती है उसकी वो स्पष्ट सतह प्राप्त होती है। जैसे हमारी कोई भी आपका क्रिस्टलीय ठोस है, उसको यदि हम लोग तेज धार वाले चाकू से काटेंगे तो उसकी जो सतह प्राप्त होगी वो एकदम स्पष्ट होगी, यानी कि बहुत ही साफ सुथरी स्पष्ट सतह प्राप्त होगी। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो इसकी जो सतह होगी वो कैसी होगी? खुरदरी सतह प्राप्त होगी। अब इसका कारण क्या है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें अवयवीकरण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, इसीलिए जब हम उनको काटते हैं तो एक स्पष्ट सतह प्राप्त होती है।
लेकिन जो अक्रिस्टलाइज्ड ठोस होता है वो कहीं पर अभिकण अजीब तरीके से जुड़े होंगे, कहीं पर अलग तरीके से जुड़े होंगे, तो इसीलिए जब हम उनको काटेंगे तो उसकी सतह जो होगी वो खुरदरी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट आपका इसमें दिया गया है प्रकृति के बारे में। प्रकृति जो होती है क्रिस्टलाइज्ड ठोस की, वो आपकी वास्तविक ठोस होते हैं, यानी कि कह सकते हैं आप लोग रियल ठोस होते हैं। और वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे अक्रिस्टलाइज्ड ठोस के बारे में, तो यह आपका आभासी या फिर अतिशीतित द्रव्य भी बोल सकते हो और साथ ही में नकली ठोस भी बोल सकते हो। अभी अतिशीतित द्रव्य का मतलब ये है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो पुराने घर बने हुए हैं जिसमें शीशे वगैरह लगे हुए हैं, तो आप लोग देखेंगे कि कई सालों के बाद में नीचे जो शीशा है वो मोटा हो जाता है और ऊपर का शीशा पतला रह जाता है, क्योंकि जब धूप पड़ती है उस पर तो क्या होता है, जो शीशा होता है वो पिघल करके थोड़ा-थोड़ा करके नीचे आ जाता है। तो नीचे इसलिए ठोस मतलब कि नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर वो आपका पतला रह जाता है, इसीलिए हम उसको अतिशीतित द्रव्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार आप लोगों ने समझ लिए अंतर के। अब हम लोग इसमें उदाहरण देख लेते हैं कि अक्रिस्टलाइज्ड ठोस और अक्रिस्टलाइज्ड ठोस के उदाहरण क्या होने वाले हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण में आप बता सकते हो कि कॉपर, आयरन जो है वो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं, और वहीं पर कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि जो हैं वो आपके अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से अंतर आप लोगों ने समझ लिया है, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ तक ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। और अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में और डिटेल में समझने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी चीज़ों को अब हम लोग को आगे पढ़ना है। तो इस पेज को मैं हटाता हूँ, नया पेज लेकर के आते हैं, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि हम लोग इसको कई भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवीकरणों के मध्य उपस्थित अंतराणु बल के कारण निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें जो अवयवीकरण होते हैं उनके मध्य में जो अंतराणुक बल है उसके आधार पर हम लोग उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। अब ये कौन कौन से 4 भाग रहने वाले हैं उसको मैं आपको बता दूं। पहला आपका होता है आयनिक ठोस, दूसरा आपका होता है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, तीसरा आपका होता है आणविक ठोस, चौथा आपका यहाँ पर हो जाता है धात्विक ठोस। इस प्रकार से 4 भागों में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। अब ये अंतराणु जो बल होता है, क्या बल होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अणुओं के मध्य में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराणविक बल बोलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस का वो आपका है आयनिक ठोस। तो ये कैसा होता है आइए देख लेते हैं। इसमें आप बताओगे कि ऐसे ठोस जिनके अविकर्ण धनायन एवं ऋणायन अर्थात आयन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये आयन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। यानी कि आयनिक ठोस का मतलब यही है कि ऐसे ठोस जो इसके अविकर्ण आयन बोल सकते हो आप लोग होते हैं, उसे हम लोग आयनिक ठोस बोलते हैं। अब उसमें धनायन एवं ऋणायन हो सकता है इस प्रकार से। कैसे हो सकता है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं NaCl। NaCl का संरचना इस प्रकार से आपकी हो जाएगी Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, फिर आपका Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, फिर आपका Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। इस प्रकार से ये क्या है, आपका एक आयनिक ठोस है जो आपका धनायन एवं ऋणायन से मिलकर के बना हुआ है, और उसके बीच का जो कह सकते हैं आकर्षण बल है वो विद्युत आकर्षण बल द्वारा ये जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस जो होते हैं भंगुर एवं कठोर प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं आयनिक ठोस, ये आपके भंगुर होते हैं और कठोर प्रकृति के होते हैं। भंगुर का मतलब है कि जिसको तोड़ेंगे आप लोग तो एकदम से बिखर जाएंगे, और कठोर होते हैं ये प्रकृति में। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट आपका है कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक भी काफी ज्यादा होते हैं, यानी कि उच्च होते हैं। इसमें आपका तीसरा पॉइंट है कि इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक आयन कह सकते हो आप लोग विपरीत आयनों आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, Na प्लस मान लेंगे, तो Na प्लस आपका Cl माइनस से घिरा है, Cl माइनस से घिरा है, Cl माइनस से घिरा है, Cl माइनस से घिरा है। इस प्रकार से Na प्लस आपका 4 Cl माइनस से घिरा हुआ है। उसी प्रकार से यदि आप लोग Cl माइनस को लोगे तो ये आपका 4 Na प्लस से घिरा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर समझ करके चलना है कि इन ठोसों में जो प्रत्येक आयन होगा वो विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा होता है। अगला पॉइंट इसमें आपका हो जाता है कि ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। यानी कि जब
ये जो प्रकृति होती है इनके आयनिक ठोस जो होते हैं, जब ये ठोस अवस्था में होंगे तब तो ये विद्युत के कुचालक होंगे, क्योंकि इनके जो आयन आयन होते हैं वो बंधे होते हैं और वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। परंतु यदि हम इसको जलीय अवस्था में लेकर के आ जाएँ तो ये आपके विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, क्योंकि इसके आयन जब तब गति करने योग्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके आप एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो NaCl, KCl, KClO3 ETC आदि आपके कह सकते हैं कि आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। NaCl की संरचना भी मैंने आपको बना करके दिखा दी है, NaCl की जालक व्यवस्था, इसे आप लोग देख सकते हो। और साथ ही में आयनिक जो ठोस था वो पूर्ण से कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर अब हम लोग इसका जो दूसरा प्रकार होता है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण का, उसको आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के बारे में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ठोस होता है। तो इसमें आप बताओगे कि सहसंयोजी ठोसों में अभिकणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे ये एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। इसी वजह से ये अत्यधिक कठोर होते हैं। क्या होता है सहसंयोजक ठोस में कि सहसंयोजी ठोसों में अभिकण के जो मध्य होता है वो आपका सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे यह एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। इसी वजह से ये अत्यधिक कठोर होते हैं। अगला पॉइंट इसमें आप बताएंगे कि त्रिविम संरचना के कारण इनका गलनांक उच्च होता है और ये विद्युत कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। सहसंयोजी ठोस को हम लोग परमाणुविक ठोस भी बोल सकते हैं और इस प्रकार से आप लोग इसका संरचना भी बता सकते हो। सहसंयोजी ठोसों में कणों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है, जो कि आपका सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है। और उदाहरण की यदि हम लोग बात करेंगे तो हीरा, सिलिकॉन, ग्रेफाइट आदि इसके उदाहरण हो जाते हैं। और इस प्रकार से परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो टॉपिक था सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसमें तीसरा जो वर्गीकरण का प्रकार है वो आपका है आणविक ठोस। इसको आइए समझते हैं। इसमें आप बताएंगे कि ऐसे ठोस जिनके अविकर्ण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसे ठोस जिनके जो अविकर्ण होंगे वो अणु होंगे, उसको हम लोग आणविक ठोस बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में H2SO2 H2O ETC आपके क्या है? आणविक ठोस के उदाहरण हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये आपका क्या है? अणु है। तो इसी प्रकार से आप लोग बोल सकते हो ये आपके आणविक ठोस है। आणविक ठोसों में कणों की व्यवस्था इस प्रकार से आपकी होती है। फिर यदि हम लोग बात करेंगे आणविक ठोसों को हम लोग तीन भागों में बांटते भी हैं। पहला आपका होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा आपका होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा आपका होता है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। तो इस प्रकार से आणविक ठोस आपका तीन प्रकार का और भी होता है। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और साथ ही में इसको और डिटेल में नहीं जाते हैं इस पर, क्योंकि इतना बोर्ड एग्जाम में आपके आता नहीं। जितना में आता है बोर्ड एग्जाम में आपके लिए वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आणविक ठोस भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब इसमें आपका लास्ट प्रकार जो बचा है आपका क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण का, वो आपका हो जाता है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, फिर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ठोस जो धातुएं हो धात्विक ठोस कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसे ठोस जो धातु हों उसको हम लोग धात्विक ठोस बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि धात्विक ठोस जो होता है वो तन्य होता है तथा आघात वर्धन्य होते हैं। यानी कि इसको यदि हम लोग तानते चले जाएं, खींचते चले जाएं तो इनका लंबाई बढ़ती चली जाती है। और साथ ही में यदि हम इसको पीटेंगे तो ये क्या करेंगे? आघात वर्धन्य होते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये आघात को सह लेते हैं, वर्धन्य होते हैं। इसीलिए आप लोग बोल सकते हो कि जो धात्विक ठोस होते हैं ये तनते हैं और साथ ही में आघात वर्धन्य होते हैं। अगला पॉइंट इसमें बता सकते हो कि इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है NaCu, Ar, Au, ETC आपके धात्विक ठोस के उदाहरण है। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण था वो पूर्ण से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।